गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जो स्टेजेज होती हैं उनको हम कपलिंग डिवाइसेस से जोड़ते हैं। उन कपलिंग डिवाइसेस का क्या वर्क होता है कि वो एसी को तो पास होने देती हैं, लेकिन डीसी जो होती हैं डीसी कंडीशंस को क्या करती हैं, आइसोलेट करती हैं, मतलब डीसी कंडीशंस चेंज नहीं करती हैं। उसके बाद में जो भी हम कपलिंग डिवाइस यूज में लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हैं, जैसे हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, डायोड कपल्ड एम्पलीफायर, और जो भी हमारी एम्पलीफायर्स हैं, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज में लेते हैं। वो हमारे हैं कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर हैं। कपलिंग कैपेसिटर का क्या काम होता है और हमारा बाईपास कैपेसिटर होता है उसका क्या काम होता है। आज हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में कि जब भी हम एम्पलीफायर के बारे में पढ़ते हैं या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स होती हैं जो कि हम फ्रिक्वेंटली यूज में लेते हैं, मतलब हम बार बार उन टर्म्स को यूज में लेते हैं। तो हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को पढ़ने से पहले हम इन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। ये टर्म्स हैं गेन है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, बैंडविड्थ है और डेसिबल गेन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गेन के बारे में। गेन क्या होता है? गेन हमारा एक रेशियो है। ये किसका रेशियो है? आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू इनपुट जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसका रेशियो है। गेन होता है उसकी हमारी कोई भी यूनिट नहीं होती है। जो हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो हमारा वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है और पावर हो सकती है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज गेन है मतलब आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ये जो रेशियो है ये हमारा गेन है। जब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है तो उसमें हमारी एक से अधिक स्टेज यूज में होती हैं। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की यदि हम 3 स्टेज की यहाँ पे बात करते हैं जिनका इंडिविजुअल जो गेन है वो हमारा G1 है, G2 है और G3 है। और यदि हमारा ओवरऑल गेन G है तो हमारा ओवरऑल गेन G कितना होगा? ओवरऑल गेन G G1 गुना G2 गुना G3। इसका मतलब है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जो ओवरऑल जो हमारा गेन होता है वो इंडिविजुअल जो स्टेजेज होती हैं उनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन जो प्रैक्टिकली हमारा जो ओवरऑल गेन होता है वो हमारे इन प्रोडक्ट से हमारे कम होता है। इंडिविजुअल स्टेजेस के जो गेन होते हैं उनके प्रोडक्ट से कम होता है। ये होता है हमारा लोडिंग इफेक्ट के कारण। लोडिंग इफेक्ट हमारा क्या होता है कि जो एक स्टेज हमने यूज में ली गई है उसके बाद में दूसरी स्टेज, उसके बाद में तीसरी स्टेज, सो होने से हम यूज में लेते हैं। तो होता है कि जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो प्रीवियस स्टेज होती है उसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है उसका आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारे गेन पे इफेक्ट पड़ता है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट करते हैं। दूसरी टर्म आती है हमारी फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स। फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या होता है? फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स एक जो कर्व है, किसके बीच का कर्व है? वोल्टेज गेन और जो सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है उसके बीच का जो कर्व होता है उसको हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स करते हैं। जो वोल्टेज गेन होता है वो एक एम्पलीफायर का वो क्या होता है, सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज होता है। अब ये सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के साथ कैसे चेंज होता है? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो एम्पलीफायर हम यूज में लेते हैं उसके अंदर हम क्या यूज में लेते हैं, कैपेसिटर यूज में लेते हैं। जो ये कैपेसिटर यूज में लेते हैं इनकी जो रिएक्टेंस होती है वो XC = 1/2 πfc देखा था। अब जो रिएक्टेंस होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करने से हमारी रिएक्टेंस चेंज होती है। रिएक्टेंस चेंज होने से हमारा जो भी हमारा एम्पलीफायर है उसका क्या हो जाता है, गेन चेंज हो जाता है। इस तरीके से जो फ्रिक्वेंसी के साथ हमारा जो वोल्टेज जो गेन होता है वो हमारा चेंज होता है। और हम क्या करते हैं, एक उसके बीच का एक कर्व देखते हैं फ्रिक्वेंसी और गेन के बीच का। जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, गेन बढ़ता जाता है। ये फ्रिक्वेंसी आती है जिस पर हमारा गेन मैक्सिमम हो जाता है, वो फ्रिक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, जिसको डिनोट किया गया है FR से। FR वो फ्रिक्वेंसी है जिस पे हमारा गेन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और FR फ्रिक्वेंसी के बाद में यदि हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हमारा गेन क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है।
कोई भी जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसका जो रिस्पॉन्स, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो हमारे क्या होती है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं होता कि फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पे डिपेंड नहीं करती है उसकी परफॉर्मेंस। कोई भी जो एम्पलीफायर होता है उसको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जिस भी सिग्नल को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी उसमें जितनी यूज में लिए गए हैं उस फ्रिक्वेंसी रेंज तक उसका जो गेन होता है वो यूनिफॉर्म रहे, मतलब कि उसका जो गेन है वो कॉन्स्टेंट रहे। जिससे कि हम देखते हैं कि यदि हम कोई भी ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, जो ऑडियो सिग्नल होता है उसकी फ्रिक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ऑडियो सिग्नल में हम स्पीच ले सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं, कोई भी है जैसे हम इसको एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो इस फ्रिक्वेंसी रेंज में, ऑडियो सिग्नल फ्रिक्वेंसी रेंज में, मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक कांस्टेंट रहना चाहिए ताकि हमारा जो रिस्पॉन्स आए वो यूनिफॉर्म आए। सारी की सारी जो सिग्नल जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो सेम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो, जिससे कि हमारा जो आउटपुट हो वो हमें यूनिफॉर्म मिले, न कि हमारा डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिले। यदि हमारा जो गेन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है तो हमें डिस्टॉर्टेड आउटपुट प्राप्त होता है, बिकॉज कोई एक फ्रिक्वेंसी है वो किसी अलग गेन से मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी जो फ्रिक्वेंसी है वो किसी अलग गेन से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमारा क्या होता है, गेन क्या होता है, एक्चुअली में एक इनपुट से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी एम्पलीफायर का जो गेन है उसको हम इनपुट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आउटपुट प्राप्त होता है। यदि हमारा गेन अलग अलग हो जाएगा तो हमारा आउटपुट क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, किसी एक फैक्टर कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हमें क्या है, डिस्टॉर्टेड आउटपुट प्राप्त होगा। उसके बाद में हम देखते हैं बैंडविड्थ। लेकिन बैंडविड्थ पढ़ने से पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम डेसिबल गेन के बारे में पढ़ते हैं। गेन अभी हमने पढ़ा था, गेन क्या है, एक हमारा रेशियो है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का जो ये रेशियो है इसको हम गेन कहते हैं। इसकी हमारी कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूनिट असाइन करते हैं, जिसका कि प्रैक्टिकली हमारी क्या इंपॉर्टेंस है ये हम यहाँ पे देखेंगे। जो हम इसको यूनिट असाइन करते हैं वो बेल या हमारी डेसिबल है। मतलब कि जैसे हम कोई पावर गेन देते हैं, पावर गेन हमारा क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो हमारा जो बेल में जो पावर गेन कितना हो जाएगा, कॉमन लॉगरिथम, मतलब कॉमन लॉग का मतलब है कि लॉग 10 बेस, मतलब उसका बेस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। लॉग 10 बेस पावर गेन क्या हो जाएगा, हमारा बेल हो जाएगा। एक बेल में हमारे कितनी होती हैं, 10 डेसिबल होते हैं। मतलब जो हमारा पावर गेन है वो नॉर्मल पावर गेन हमारा कितना है, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट है। जैसे ही हम उसको यूनिट असाइन करते हैं तो है log 10 पी आउटपुट अपॉन पी इन बेल। ये हमारा बेल में, एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं तो हमारा पावर गेन डेसिबल में कितना हो जाएगा, 10 log 10 पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट होता है। यदि हमारी कोई भी जो पावर होती है, अब हम वोल्टेज गेन और करंट गेन की बात करते हैं, तब यदि हम इसको किस तरीके से हम निकालते हैं, वो है कि जो हमारी पावर है, यदि हम किसी एक रेजिस्टेंस में देखेंगे दो पावर को, तो यदि P1 इक्वल टू वी इन स्क्वायर अपॉन आर, और पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई के रिस्पेक्ट में आई स्क्वायर इंटू आर। पी आउटपुट वाला कितना हो जाएगा, P2 किससे डिसाइड किया गया है, वी आउटपुट स्क्वायर अपॉन आर या आई आउटपुट स्क्वायर इंटू आर। वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा, 10 log 10, पावर गेन कितना है, 10 log 10 पी आउटपुट अपॉन पी इन। तो वोल्टेज गेन डेसिबल में देखें तो कितना हो जाएगा, 10 log 10 पी आउटपुट कितना है, वी आउटपुट स्क्वायर अपॉन आर, और पी इन कितना है, वी इन स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, 10 log 10 वी आउटपुट स्क्वायर अपॉन वी इन स्क्वायर। जो स्क्वायर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से हमें मिलता है 20 log 10 वी आउटपुट स्क्वायर अपॉन वी इन स्क्वायर। कुछ log 10 बेस ए स्क्वायर कितना होता है, 2 log ए होता है। इसका मतलब जो भी उसकी जो पावर होती है वो हमारी क्या होती है, उसके मल्टीप्लाई में आ जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं करंट, देखते हैं करंट कितना है डेसिबल में, 10 log 10 आई पी आउटपुट अपॉन पी इन। पी आउटपुट कितना है, आई आउटपुट स्क्वायर इंटू आर, और पी इन कितना है, आई इन स्क्वायर इंटू आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कितना मिला, 10 log 10 आई आउटपुट स्क्वायर अपॉन आई इन स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा 20 log आई आउटपुट अपॉन आई इन।
अब क्या है कि डेसिबल में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसके एडवांटेज है। यदि हम सेकंड पहले देखते हैं कि हमारा जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का तो बताए हैं, क्योंकि जो हमें गेन जितना चाहिए वो एक एम्पलीफायर से हमें प्राप्त नहीं होता है, तो हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की बात करते हैं। जब हमारे मल्टी स्टेज गेन है, तो यदि हम नॉर्मल गेन की बात करते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है उसका ओवरऑल गेन क्या होता है, इंडिविजुअल स्टेजेस के गेन का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब गेन क्या होता है, वी आउटपुट, जैसे फर्स्ट स्टेज का गेन कितना है, V2 अपॉन का कितना है, V3 अपॉन V2 है, तो ये गेन कितना हो जाता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, V2 अपॉन V1 इंटू V3 अपॉन V2। लेकिन गेन डेसिबल में कितना हो जाता है, यहाँ पे गेन किस में रिप्रेजेंट किया गया है, वोल्टेज में, तो कितना आ जाएगा 20 log 10 V। तो 20 log 10 V कितना है हमारा, V2 अपॉन V1 इंटू V3 अपॉन V2। अब यहाँ पे बात आती है कि लॉग में क्या होता है, लॉग बेस 10 A गुना B कितना होता है, लॉग बेस 10 A प्लस लॉग बेस 10 B। तो यहाँ पे क्या होता है, V2 अपॉन V1 को हम एक टर्म मान लेते हैं, V3 अपॉन V2 को हम दूसरी टर्म मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 20 log 10 V2 अपॉन V1 प्लस 20 log 10 V3 अपॉन V2। इसका मतलब है कि 20 log 10 V2 अपॉन V1 क्या है, फर्स्ट स्टेज अगेन है, 20 log 10 V3 अपॉन V2 क्या है, सेकंड स्टेज अगेन है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, हमारे ऐड हो जाते हैं। मतलब कि यदि गेन हम नॉर्मल गेन देखते हैं जो एक नंबर है, तब हमारा जो ओवरऑल गेन होता है वो इंडिविजुअल स्टेजेस के गेन का मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन जो हमारा यदि हम डेसिबल में देखते हैं, डीबी में देखते हैं गेन, तो हमारा जो गेन होता है वो इंडिविजुअल स्टेजेस के गेन का सम होता है। तो हमारा जो सम करना मल्टीप्लिकेशन से ईजी होता है। तो एक एडवांटेज तो इसका ये है। दूसरा है कि जो यूनिट जो डेसिबल है वो एक लॉगरिथमिक यूनिट है, और हमारे जो ईयर होते हैं, जो हमारे कान हैं, उसका रिस्पॉन्स भी क्या होता है, लॉगरिथमिक होता है। इसका मतलब है कि जो भी कोई भी हमारी साउंड की जो भी लाउडनेस होती है, जो हमारे कान सुनते हैं, वो साउंड की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो हमारी लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है हमारी। मतलब उसका लॉग जो होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, वो हमारे कानों को सुनता है, न कि हमारी इंटेंसिटी ऑफ साउंड हम सुनते हैं। इस तरीके से यदि कोई हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम कोई भी इंटेंसिटी है साउंड की, उसको यदि हम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे जो कान सुनते हैं वो उसको डबल करके ही सुनते हैं। बिकॉज log 10 100 कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब उसने उसको डबल करके सुना है, न कि 100 टाइम्स सुना है। इस तरीके से यदि हमने उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो भी हमारे ईयर उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं सुनते हैं, वो उसका लॉग सुनते हैं। इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, मतलब नेचुरल जो रिस्पॉन्स होता है उसके ये बराबर है लॉग वाला, डेसिबल वाला। दूसरा ये है कि जैसा हमारा कानों का रिस्पॉन्स होता है उस तरीके से ये है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे बैंडविड्थ पढ़ते हैं। बैंडविड्थ क्या होते हैं, द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी और विच द वोल्टेज गेन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 70%। जैसे हमने फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा था, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या, फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज गेन के बीच का जो ग्राफ था, कर्व था, उसको हम क्या कर रहे थे, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर रहे थे। तो जो हमारा फ्रिक्वेंसी की वो रेंज जहाँ पर गेन मैक्सिमम गेन का 70.7% कम हो जाता है, तो फ्रिक्वेंसी की जो रेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। जो वोल्टेज गेन होता है एम्पलीफायर का, वो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा चेंज होता है। यहाँ पे हम कर्व देखते हैं, इसके अंदर गेन और फ्रिक्वेंसी के बीच का कर्व है। फ्रिक्वेंसी यहाँ पे F1, F2 और FR है। FR पे जो हमारा क्या रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, जिस पे हमारा गेन क्या है, मैक्सिमम है। F1 और F2 पे फ्रिक्वेंसी है जिस पे हमारा गेन है मैक्सिमम गेन का 70.7%, इसका मतलब 0.707 GM है। F1 और F2 जो हमारी जो फ्रिक्वेंसी हैं, उनके बीच जो हमारा गेन है वो 0.707 है या फिर 0.707 से ज़्यादा है। तो ये फ्रिक्वेंसी की जो रेंज है, इसको हम क्या करते हैं, बैंडविड्थ करते हैं। बैंडविड्थ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी की वो रेंज जहाँ पर गेन हमारा
हमारा मैक्सिमम गेन के 70.7% या 0.707 फैक्टर से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या करते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। यहाँ पे दो फ्रिक्वेंसी हैं, F1 और F2। ये हमारी क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी है। F1 हमारी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, F2 हमारी अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। इसका मतलब है कि F1 फ्रिक्वेंसी के से कम होने पे हमारा गेन कम है और F2 फ्रिक्वेंसी से हमारे ज़्यादा होने पे गेन 0.07 GM से क्या है, हमारा कम है। तो इन दोनों फ्रिक्वेंसी के बीच हमारा गेन 0.707 GM है या फिर उससे ज़्यादा है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी की जो रेंज है इसको हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। कोई भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए या फिर डिस्टोर्शन लेस एम्पलीफिकेशन के लिए जो हमारी जो बैंडविड्थ होती है उसके अंदर हमारा जो गेन होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सिग्नल बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर, बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ dB। बैंडविड्थ होती है वो एम्पलीफायर की, हम गेन के रिस्पेक्ट में भी हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा वोल्टेज गेन है वो कितना होता है, 20 log 10 V होता है, V आउट अपॉन V। यदि हमारा मैक्सिमम गेन 100 है और उसका 70.7% कितना हो जाएगा, 100 का 70.7 हो जाएगा। तो ये कितनी कमी आती है हमारी उसमें मैक्सिमम गेन से और गेन dB में कितनी कमी आती है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम गेन हमारा 100 है और कितनी कमी है उसमें, 70.7 हो गया। तो 20 log 10 100 अपॉन 70.7, बिकॉज log A अपॉन B कितना होता है, log A माइनस B होता है। ये कितना होगा, 20 log 10 1.4142। मतलब इसका मतलब है कि ये है 3 dB है। तो हम बैंडविड्थ को हम दूसरे तरीके से ये डिफाइन कर सकते हैं कि बैंडविड्थ, एम्पलीफायर की बैंडविड्थ वो रेंज है फ्रिक्वेंसी पे जहाँ पे हमारा वोल्टेज गेन है वो मैक्सिमम गेन का 3 dB कम हो जाता है। F1 और F2 जो हमारी फ्रिक्वेंसी हैं उनको हम 3 dB फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं और हाफ पावर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। 3 dB फ्रिक्वेंसी हम वोल्टेज गेन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं और हाफ पावर फ्रिक्वेंसी हम पावर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। कुछ वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हमने देखा है कि हमारा गेन कितना हो जाता है, मैक्सिमम गेन का 3 dB कम हो जाता है। और जो पावर होती है वो कितना होता है, पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वोल्टेज स्क्वायर के। तो वोल्टेज कितना कम हुआ है, 70.7%, मतलब 0.707 है मैक्सिमम गेन का। तो 0.707 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, हाफ आता है। इस तरीके से इस जो फ्रिक्वेंसी रेंज है इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। अब हमारा है कि हमने जो गेन है फ्रिक्वेंसी जो बैंडविड्थ है उसको हमने 70.7% ही कम कैसे बताया है, क्योंकि जो हमारे कान होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस नहीं है। जब हमारा गेन मैक्सिमम गेन का 70.7% तक कम होता है तब तक हमारे उस चेंज को, गेन में जो चेंज होता है उसको हमारा कान जो डिक्टेट नहीं कर पाते हैं। एग्जांपल, यदि हमारे गेन का एम्पलीफायर 100 है तो यदि हमारा गेन हमारा 70.7 हो जाता है तब तक हमारे कान उस साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसमें यदि कोई चेंज होता है तो उसको हम डिक्टेट नहीं कर पाते हैं, उसमें हमें कोई डिस्टोर्शन भी सुनाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही गेन हमारा 70.7 से कम होता है तो हमारे कानों को क्या होता है, डिस्टोर्शन सुनाई देता है। इसलिए हमने जो बैंडविड्थ है वो मैक्सिमम गेन के 70.7% तक ही डिसाइड करी है। इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा है, इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे RC कपल्ड एम्पलीफायर। थैंक यू।